हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेटेस्ट बिजनेस नंबर्स आए हैं अगस्त एंड के, उसको जानेंगे। डिविडेंड को हम समझने वाले हैं और जो फंडामेंटल नंबर्स हैं उसको इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो देखिए, ये है लेटेस्ट कोल प्रोडक्शन का डेटा दोस्तों। बहुत सारे नंबर्स हैं, हम यहां पर नीचे की तरफ ध्यान देंगे। अब देखिए, कोल इंडिया के साथ बहुत सारी जो दूसरी कोल कंपनीज हैं वो जुड़ी हुई है, ठीक है। अब हम टोटल कोल इंडिया के प्रोडक्शन की बात करते हैं और ये मिलियन टन में डेटा है। अब अगस्त 2022 लास्ट ईयर ये वाला डेटा है, तो उन्होंने 46.2 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस किया था, ध्यान से सुनिएगा। और अभी अगस्त के महीने में 52.3 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस किया है, मतलब 13% से ज्यादा कोयला प्रोड्यूस हुआ है। अब हम 5 महीनों को ऐड कर देते हैं, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, किस हिसाब से कोयला प्रोडक्शन हुआ है। तो लास्ट ईयर 253.3 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस हुआ था और अभी 281.5 मिलियन टन, मतलब यहां पर हमको भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 11% से ज्यादा का कोयला के प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब प्रोडक्शन एक बात होती है, दूसरी बात होती है ऑफटेक की। ऑफटेक मतलब कि ठीक है, कोयला तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन जो पिटहेड है वहां से कोयला बाहर भी तो जाना चाहिए, तो वो हमको ऑफटेक का नंबर बताता है। और इससे हमको यह भी पता चलता है कि कोयला की डिमांड कैसी है। अब सोच लीजिए, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है लेकिन ऑफटेक अगर बहुत कम होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि ठीक है, कोयला प्रोड्यूस तो हो जा रहा है लेकिन उसका बहुत ज्यादा डिमांड बाहर नहीं है, ठीक है। तो देखिए, लास्ट ईयर अगेन अगस्त के महीने की अगर हम बात करेंगे तो 51.2 मिलियन टन था, इस बार 59 मिलियन टन है, मतलब 15% से ज्यादा ऑफटेक है दोस्तों। ये सब नंबर्स ध्यान में रखिएगा। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि कोल इंडिया के जो कोयले के प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ऑफटेक भी इंक्रीज हो रहे हैं। अगेन अप्रैल से अगस्त पिछले साल और इस साल भी कंपेयर करेंगे तो लगभग 7.9% का ग्रोथ है। अब देखिए, अब कोयले का सबसे ज्यादा यूज होता है थर्मल पावर में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, हमारे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बहुत हद तक इसका थर्मल पावर का योगदान है। मतलब कोयला है तो 50% से ज्यादा भारत में आज इलेक्ट्रिसिटी आ रही है दोस्तों। अब अगस्त का महीना क्या था, बहुत ही टफ मुश्किल महीना था और इस बार सरप्राइजिंगली पावर की डिमांड बहुत ज्यादा थी। और इसका कारण है कि अगस्त के महीने में जो बारिश है वो कम हुई है, जिसके कारण से जो भी, चाहे वो घर के काम हो या इंडस्ट्रीज के जो भी काम होंगे, पावर की डिमांड बढ़ी है। और इनफैक्ट अगस्त का महीना इतना मुश्किल था कि ये एकदम ड्राई अगस्त जैसा था। 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री में सबसे कम बारिश अगस्त के महीने में हुई है और उससे क्या हुआ है, पावर या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रिकॉर्ड हुआ है। और उस समय में जो थर्मल पावर है और यहां पर कोल की जब हम बात कर रहे हैं, इनकी डिमांड बढ़ी है और वो हमको देखने को भी मिल रहा है जब हम प्रोडक्शन के नंबर और ऑफटेक के नंबर में देखने को हमको पता चल रहा है। तो देखिए, कोल का एक बहुत सीधा संपर्क होता है पावर सेक्टर के साथ और पावर सेक्टर में ग्रोथ होता रहेगा तो कोयला या कोल में भी यहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में एक बड़ा एनर्जी ट्रांजिशन भी होने वाला है। जैसे अभी आप देखेंगे, जून एंड का डेटा है, 422 गीगावाट का भारत में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसको भारत का प्लान है डबल करने का, 817 गीगावाट, ठीक है। लेकिन कोयले की जब हम बात कर रहे हैं, ये 238 से 267 गीगावाट बढ़ने की बात है। मतलब कोयला जो है 1.7% के हिसाब से ग्रो करेगा। देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज कोल की बहुत जरूरत है और बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी ट्रांजिशन होता रहेगा कोल का रेलेवेंस रहेगा, लेकिन इसका ग्रोथ बहुत ही कम जो है स्पीड में यहां पर होने वाला है। ग्रोथ कहां होने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी है, वहां पर ज्यादा ग्रोथ यहां पर होने वाला है। 176 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो 506 गीगावाट कैपेसिटी होने की बात है, तो वो लगभग हम देख सकते हैं 3 गुना के आसपास में ये ग्रोथ होने की उम्मीद है और यहां पर कुछ 2% के आसपास में। लेकिन अगेन, आज प्रेजेंट की बात अगर हम करें तो कोयला या कोल की जरूरत तो है ही दोस्तों। अब हम फंडामेंटल्स में जाएं उससे पहले मैं आपको जो डिविडेंड है 3 इयर्स का मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए, कोल इंडिया की तरफ से कंसिस्टेंट डिविडेंड आ रहा है। FY21 16 रुपीज का डिविडेंड, FY22 17 रुपीज का डिविडेंड और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, मतलब अप्रैल 2022 से मार्च 2023, यहां पर 24 रुपीज 25 पैसे का। तो हम देख रहे हैं कि डिविडेंड भी कोल इंडिया की तरफ से ईयर ऑन ईयर यहां पर बढ़ रहा है। लेकिन बिल्कुल ध्यान में रखिए, प्रॉफिट्स भी बढ़ने चाहिए। डिविडेंड तो बढ़ता रहेगा लेकिन उसके लिए प्रॉफिट्स बढ़े वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। यह है दोस्तों कोल इंडिया का, मैं यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं। अभी आप देखेंगे 255 के आसपास में शेयर प्राइस है। मार्केट कैप कितना है, 1.52 लाख करोड़ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और प्राइस टू अर्निंग लास्ट 12 मंथ्स 5.59 है। मतलब कोल इंडिया 1 रुपीज का प्रॉफिट कर रहा है तो मार्केट 5.59 टाइम्स वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है, जो कि हम मान सकते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से यहां पर कम है। लेकिन हम पिछले कुछ और सालों का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे फाइनेंशियल ईयर
2019 में देखेंगे 8.36 का पी रेशियो था, फिर 5.16, फिर 6.33, 6.5, फिर 4.67, एवरेज 5.83 ही रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा यहां पर देखिए 5.83 है, थोड़ा सा यहां पर हमको सस्ता देखने को मिल रहा है, और अगर प्रॉफिट बढ़ते रहे तो फिर और भी ज्यादा यहां पर पॉजिटिव हो सकता है। वैल्यूएशंस में जो दूसरे नंबर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं, जैसे कि ईवी बाय एबिटा 2.77 है, जो कि पहले 3.79 था। अगेन ये जितना कम हो उसको ऐसा आप मान सकते हैं कि उतना ही सस्ता कंपनी मिल रहा है। नेक्स्ट है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक मतलब जो भी मार्केट कैप है उसको बुक वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि सोच लीजिए कंपनी, हाइपोथेटिकली कोई भी कंपनी बंद हो जाना है तो इन्वेस्टर के हाथ में क्या फाइनल वैल्यू रहेगी। तो ये प्राइस टू बुक 2.3 का दिख रहा है, जो कि पहले 5.52 भी था, और एवरेज के आसपास ही हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया है कितना कमा के दिया है। तो देखिए 74% रहा है 2019 में, 56 तो एक मजबूत रहा है। 3 इयर्स का एवरेज भी 45 के आसपास है, अभी 56 रहा है, तो एक मजबूत आरओई है। आरओसी एवरेज 3 इयर्स का 57 है, अभी 71। तो जो फंडामेंटल्स जो नंबर हैं वो मजबूत हमको देखने को मिल रहे हैं कोल इंडिया की तरफ से। यहां पर प्राइस टू बुक भी देखेंगे हमको कम देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यहां पर मजबूत है, डिविडेंड यील्ड भी मजबूत है, आरओई आरओसी भी यहां मजबूत है दोस्तों। तो हम जब पॉजिटिव देखेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव है, जैसे पी रेशियो कम है, करंट रेशियो यहां पर मजबूत है, आरओई मजबूत है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कॉन्स अभी फिलहाल नहीं है यहां पर जब कोल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसको बिल्कुल भी हम ऐसे नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि कोल का ग्रोथ होगा और अभी कोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्यूचर में किस हिसाब से कोयला या फिर कोल इंडिया में ग्रोथ होगा वो हमको देखना रहेगा दोस्तों। और फ्यूचर से मेरा मतलब है अगले 3, 4, 5 साल में किस हिसाब से ग्रोथ होता है उसको, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो रहा है जब हम कोल इंडिया की बात कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से दोस्तों। लास्ट में दोस्तों सितंबर 10 से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग A to Z ऑफ इन्वेस्टिंग हमारा बैच 2 शुरू हो रहा है। फिनग्रेड में एक बहुत बड़ी संस्था है जहां पर एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। फिनग्रेड में सितंबर 10 से सितंबर 30 10 क्लासेस होने वाली है यहां पर, और फंडामेंटल्स पर हम फोकस करेंगे, जहां पर स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, मैक्रो एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, इंपॉर्टेंट रेशियो, वैल्यूएशन, चैट जीपीटी की मदद से हम कैसे कंपनी को रिसर्च कर सकते हैं उसको समझेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस, रेड फ्लैग्स और कुछ स्मार्ट तरीके जैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल 10 क्लासेस होने वाली है दोस्तों। ये एक अर्ली बर्ड, सिर्फ 3 सीट ही बाकी है अभी, 1999 में आपको इनरोल कर सकते हैं। अगर ये 3 सीट ही है दोस्तों, अगर ये आप मिस कर देते हैं तो इसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।